हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। एनडीए की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो और ऑलमोस्ट आप लोगों ने सिलेबस पूरा कवर भी कर लिया होगा। चाहे 12th एपीयरिंग स्टूडेंट हो, चाहे 12th करके टारगेट का स्टूडेंट हो, लगभग स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। ये जो अभी टाइम है, राइट टाइम, वो है रिवीजन का टाइम और आप लोग रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको लिस्ट भेजी थी, उस लिस्ट में आपको बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। उसमें मैंने पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हर टॉपिक से, उनका एनालिसिस करके आपको एक लिस्ट भेजी थी और उनमें पूरा वेटेज बताया हुआ था। तो उसी वेटेज को फॉलो करते हुए अब जब रिवीजन अपन कर रहे हैं तो आप उन चैप्टर्स का रिवीजन बहुत अच्छे से करें बेटा जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री बताया था आपको, ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई मेथड, ऐसा कोई ट्रिक नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं बच जाना चाहिए जिसको आपने टच नहीं किया या आपने उसको तैयार नहीं किया। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है, ये फिक्स हैं, जहाँ पे फिक्स क्वेश्चन आते हैं हमेशा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको बताया था, एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ और राइट टाइम अभी अपना स्टैटिक्स कंप्लीट हुआ है ये। और इसके अलावा मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज अपने डिस्कस करी थी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे 100% सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं और हर साल आ रहे हैं। वही चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा आपके साथ। 2017 का फर्स्ट पेपर क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं अपन देखिएगा। पेपर तो करेंगे ही करेंगे और करते भी आए हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी करेंगे। साथ के साथ मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ कि आप जब पेपर स्टार्ट करते हैं, जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो आपकी क्या मेंटलिटी हो, क्या स्ट्रेटजी हो, क्या प्लानिंग हो और कैसे आपको पेपर करना है। देखिए बेटा, बहुत से स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्ज़ाम में और बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है उस एग्ज़ाम का 2.5 घंटा जो आप पेपर देते हैं। जो आपके पास 150 मिनट्स हैं, वही आपका स्कोर और वही आपका टारगेट अचीव कराता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या प्लानिंग होगी। वैसे तो आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी है, अपन डेली जब करते हैं तो आपको कोई ना कोई टिप्स मैं बताता रहता हूँ। आज भी मैं यहीं पे वही टिप्स बताने वाला हूँ, लेकिन साथ के साथ में एक बात और बता दूँ। बच्चों के डेली फ़ोन्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर पेपर टफ आएगा, कोई बोल रहा है पेपर इजी आएगा, कोई बोल रहा कट ऑफ क्या रह सकती है। मैं आपको बता दूं, कट ऑफ कुछ भी रहो, इजी हो हार्ड हो, इस बात का आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, मैं कुछ पिछले सालों के कट ऑफ की बात करूं, जैसे अभी 2019 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, 2019 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, इसकी जो कट ऑफ थी वो थी 342 मार्क्स। कितना था बेटा? 342 मार्क्स, 342 नंबर। इन 342 मार्क्स में दो आपके अलग अलग पेपर थे। एक था आपका मैथ्स का और सेकंड था आपका जीएटी का। ठीक है बेटा, एक मैथ्स का था, सेकंड था आपका जीएटी का। अब मैथ्स में अगर कोई स्टूडेंट 25% नंबर ले आता है, 300 में से 25%, और जीएटी में से 25% मार्क्स ले आता है, तो कितना मार्क्स हो गया? 25 का मतलब हो गया यहाँ पे 75 नंबर और यहाँ से हो गया आपका 150 मार्क्स। मतलब आपके कितने मार्क्स हो गए? 225 नंबर हो गए। बट ऑल ओवर जो मेरिट है वो कितना है? 342 है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी के मार्क्स बच गए, कितने मार्क्स बच गए बेटा? 342 और 225, जो भी मार्क्स बच गए आपके, यहाँ से ये हो गया 117, मतलब 117 नंबर रह गए। अब ये 117 नंबर आपका, अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स में आप कर सकते हैं, अगर आपका जीएटी स्ट्रॉन्ग है तो आप वहाँ जीएटी से ला सकते हैं। बट एटलीस्ट कम से कम आपको ये मार्क्स तो दोनों पेपर्स में लाना ही है। क्लियर होगी बात? मतलब ये नहीं कि 75 करते ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा, बट कम से कम 75 मार्क्स आपके आने ही चाहिए थे। अगर मान लीजिए इसमें आपके 75 आ गए मैथ्स में और बाकी का सारा जो स्कोर है 342 पहुंचने के लिए, सारा का सारा स्कोर अगर आपने जीएटी से ले लिया तो भी आप क्वालिफाई थे और क्वालिफाई हो सकते हैं। बट एटलीस्ट जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो करना है और साथ के साथ ऑल ओवर जो मेरिट है 342, ये मार्क्स आपके आने ही चाहिए थे।
ओके। अच्छा, अभी आप कहेंगे सर इतना स्कोर, इतना मेरिट हाई कैसे गया? बेटा वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, क्योंकि अभी ये 2019 की बात है। सिमिलरली अगर मैं 2018 की बात करूं, 2018 का जो सेकंड पेपर है, 2018 का जो सेकंड पेपर है, इसका जो मेरिट गया है वो गया बेटा 325, 325। इसके अलावा 2017 जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, 2017 का जो फर्स्ट पेपर है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसका जो मेरिट है वो है 342। अगेन वही जो 2019 में था 342। और साथ के साथ में मैं आपको बता दूं 2016 फर्स्ट और सेकंड पेपर बहुत ही लेंदी पेपर माने जाते हैं। हालांकि इतना कुछ खास नहीं था, फिर स्टूडेंट्स के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी टफ पेपर बोलते हैं। और इसका जो मेरिट था वो था 288 और इसका था 229, 288 और 229। अब आप सोचो, ध्यान से देखो एक बार कि 229 और 342 इनमें कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। तो आपको बस यही देखना है कि ये डिफरेंस देखो, एक साल में इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है। 2017 में 342 है, 325 है, 342 है और यहाँ पे 229 मार्क्स है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसका फ़र्क है? पेपर के लेवल का फ़र्क है। अगर पेपर टफ है तो वो सभी के लिए टफ है, ये नहीं कि ओनली आपके लिए टफ है, हर स्टूडेंट के लिए टफ है। और अगर इजी है तो हर स्टूडेंट के लिए इजी है। तो आप इस दिमाग में ना रखें कि कट ऑफ इतना जाएगा, मैंने इतने अटेम्प्ट करने हैं, या घर से टारगेट बना के जाओ कि मेरे को इतने अटेम्प्ट करने हैं वहाँ जाके। ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल ईजी है तो इसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर टफ है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो सकते हैं। बट इसका ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम हुए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप दिमाग में ना रखें, क्योंकि सबसे पहले मैथ्स का पेपर होता है, उसके बाद जीएटी का पेपर होता है। स्टूडेंट्स के दिमाग में ये साइकोलॉजी बन जाती है कि मैथ्स में मेरे इतने ही अटेम्प्ट हुए हैं, अब जीएटी का पेपर और ख़राब कर देते हो। इस मानसिकता के साथ में उसका जीएटी का पेपर और ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ बार बार, अभी अपने माइंड सेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखें और जो आपने स्ट्रेटजी बना रखी है, जो प्लानिंग बना रखी है, उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। नया टॉपिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको टॉपिक आते हैं उन्हीं को वापस से आप रिवाइज करिए। ओके, ये तो बेटा कट ऑफ की बात हो गई। तो कट ऑफ को लेके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस ना रखें कि किस तरह का कट ऑफ रहेगा और क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो मैं बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट 70 to 90 के बीच में होना चाहिए। 70 तो थोड़ा कम हो गया, 75 to 90 की जो आपकी अप्रोच है कि 75 से 90 तक मैं अटेम्प्ट करूं तो मैं बहुत सेफ जोन में हूं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो 70 to 90 का अप्रोच क्या रहेगा आपका, क्योंकि अभी आपका ये लॉकडाउन चला तो इसमें आप लोग अच्छे से जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे थे उन्होंने तो बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स डिस्टर्ब थे तो क्या पता ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बट मैं आपको कहूँगा एटलीस्ट 75 का दिमाग में टारगेट में रखें कि हमें 75 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही हैं। ओके, अच्छा 75 कुछ ज़्यादा नहीं बेटा, आप देखें तो आप 120 क्वेश्चन के अंदर से 75 कर रहे हैं। 75 कितने क्वेश्चंस में से कर रहे हैं? 120 में से। कहने का मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए 75 और 120 का रेशियो देखा जाए तो रेशियो हो गया आपका एक तरह से, इसको 80 मान लीजिए अप्रोक्सीमेट, 80 और 120। तो 80 और 120 का जो रेशियो है ये हो गया बेटा 2:3। कहने का मतलब हर 3 क्वेश्चन में से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको हर बार 3-3 क्वेश्चन आए तो इन 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आप हर बार छोड़ सकते हैं। ये आपका स्ट्रेटजी है, ये आपका प्लानिंग है। लेकिन हर क्वेश्चन के साथ में सेम व्यवहार नहीं करना कि हर क्वेश्चन को आपको एक ही नज़र से देखना है, एक ही मेथड से देखना नहीं। क्योंकि अभी मैं पेपर सोल्व कराऊंगा तो उसमें वो सारी बातें बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से आपको देखना है और किस तरह से ट्रीट करना है। मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को स्किप करना है। आपको क्वेश्चन के साथ जिद नहीं करनी, क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, क्वेश्चन को स्किप करना भी सीखो कि नहीं आता या कम आता है
या कॉन्फिडेंस नहीं है उस क्वेश्चन पे, उसको एक बार आप होल्ड पे रख दो। सिर्फ और सिर्फ देखो, दो तरह से बताऊंगा। पेपर आपको 3 राउंड में करने हैं। आपको पेपर जो है वो टोटल 3 राउंड में करना है। फर्स्ट राउंड ये मान के चलिए 1 घंटे का होगा आपका, तो फर्स्ट राउंड है वो 1 घंटे का होगा। सेकंड राउंड जो है वो भी 1 घंटे का होगा, और थर्ड जो है बाकी जो टाइम बचा उसका होगा आधे घंटे का। मतलब आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। क्लियर है? ओके। अब फर्स्ट जो राउंड है उसमें आपका 45 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 45 से 50। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 से लेके 45 कर दो या 1 से 50 तक कंटिन्यू कर दो। कोई बच्चा बोलता है सर पीछे से पेपर स्टार्ट करें, कोई बोलता है बीच में से स्टार्ट करें। ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है। वो सारी बात मैं बताऊंगा कि 45 से 50 तक आप 1 घंटे में कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, जो सेकंड आवर है, ये जो अगले 60 मिनट हैं, अब इन अगले 60 मिनट में आप हर क्वेश्चन को 1.5 से 2 मिनट भी देते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी होते हैं, कैलकुलेशन होती है, टाइम लग जाता है। तो हम प्रैक्टिकली देखें तो आप अगले 1 घंटे में, अगले 60 मिनट के अंदर आप 35 to 40 क्वेश्चन 35 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट भी देते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप देखा जाए तो ये लगभग 45 से 50 या आपका 80 to 90 क्वेश्चन हो गया। अब आपके पास आधा घंटा और रह सकता है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 45 से 50 का जो फिगर दिया क्या एग्जैक्ट है क्या? जो स्टूडेंट यहाँ इतने नहीं कर पाए इनके लिए मैं कह रहा हूँ आधा घंटा और पड़ा है। इस आधे घंटे में वो सारे क्वेश्चन जो आपको लेंदी लग रहे हैं आते हैं, लेकिन वहाँ टाइम लग सकता है, अगर उन क्वेश्चंस को भी आप करते हैं तो मैं कह रहा हूँ इस आधे घंटे में आप 5 से 6 क्वेश्चन और सही कर सकते हैं। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो 80+ हो सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। सेकंड थिंग, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बेटा और जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे आप देखते हैं जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, बट एनडीए जो है, एनडीए के अंदर जो 1/4 की बजाय 1/3 होती है। इसका मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक राइट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1/3 होता है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ओके बेटा, तो ये तो कुछ बेसिक बात होगी पेपर के बारे में। और अभी मैं 2017 का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, अगर आपके पास प्रिंट है तो प्रिंट निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो बेटा आप इसको कहीं किसी बुक में से देख सकते हैं, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। 2017 का पेपर निकाल लीजिएगा। ओके बेटा, तो मैं सबसे पहले 2017 पेपर को 1 by 1 डिस्कस करूँगा। डिस्कस कैसे करूँगा? मैं सिर्फ आपकी तरह की, आपकी एग्ज़ाम में क्या सोच रहेगी, क्या थिंकिंग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मैं करूँगा। तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन दिल्ली। एस क्या शो करता है? ऑल पर्सन लिविंग इन दिल्ली। वी से एक्स वाई एस आर रिलेटेड इफ दे आर बोर्न इन दिल्ली ऑन द सेम डे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखिए बेटा, रिलेशन का क्वेश्चन है और रिलेशन आप लोगों ने नहीं कर रखा, क्योंकि रिलेशन मैंने बहुत पहले करवाया था, अभी दोबारा मैंने नहीं करवाया क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने कहा रिलेशन को एक बार रहने दीजिएगा। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ना, ये नहीं कि आप कोई बच्चा सोचे कि सर फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा आ गया और फर्स्ट क्वेश्चन को देख के दिमाग ख़राब कर ले अपना। ऐसा नहीं करना, नहीं आता छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, लेट ए आपको एक सेट गिवन है। सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, देन द नंबर ऑफ सबसेट ए कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट। वो सबसेट बताइए जिसमें 2 या 3 एलिमेंट हो सकते हैं। ऑप्शंस बता दो इसके। ऑप्शन है 45 120 165 330। देखिए बेटा, पेपर आपके पास होना चाहिए, पेपर आपके पास होना चाहिए जिसे आप फटाफट देख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन है। क्यों है? देखिए, सेट थ्योरी में आपको पता है कि जितने एलिमेंट दे रखे हैं, अगर टोटल सबसेट पूछता है तो 2 की पावर n आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो एलिमेंट, वो सबसेट लेने हैं जहाँ पे सब जो एलिमेंट है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो या
3 एलिमेंट हो। तो टोटल आपको 10 दे रखे हैं, 10 में से आप 2 एलिमेंट लेते हैं तो 10C2 हो गया। और का मतलब प्लस बता रखा है, 3 लेते हैं तो 10C3 हो गया। अब 10C2 को आप सोल्व करते हैं, 10 × 9 1 × 2 प्लस 10 × 9 × 8 1 × 2 × 3, ये आपको सोल्व करना आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आंसर आ गया, यह आपका आ गया 45 प्लस, यहाँ से देखिएगा बेटा 3 3 जा 9, ये हो गया 4 4 3 जा 12 120। तो 120 प्लस 45 165 आपका करेक्ट आंसर आ गया। और एक बात और बता दूं, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें 1 एलिमेंट वाले, 2 एलिमेंट वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले सारे आते हैं, तो इसका आंसर आता 2 की पावर 10। क्लियर हो गया? यस। तो ऐसे क्वेश्चन इनको आपको फर्स्ट राउंड में करना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में आपको पता है 100% आंसर आएगा आपका और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर का 3rd क्वेश्चन पढ़ो बेटा। पेपर का 3rd क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। पेपर का 3rd क्वेश्चन है, अब देखिएगा, द वैल्यू ऑफ, अब आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख के दिमाग खराब कर देते, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स टाइम खराब कर देते फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसको टाइम लग जाता। अब बताओ इस क्वेश्चन का पूछा है, द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन लिखा हुआ है 0 1 आयोटा माइनस आयोटा। बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये हर स्टूडेंट करता है, हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करता है, क्योंकि आपको बता रखा है साफ साफ, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई भी 4 लगातार पावर मिल जाती है, उसका आंसर कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं। अरे बेटा बहुत आते हैं, मानते हैं आपकी बात, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल आपको मार्क्स गिफ्ट की तरह देके जाते हैं। अब इस क्वेश्चन ने आपका क्या लिया बताओ? कुछ नहीं लिया, डायरेक्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की लगातार 4 पावर आती है तो इनका समीशन क्या होता है? 0 होता है। ओके, नाउ 4th क्वेश्चन, 4th पे आते हैं। ये फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन था। 4th देखिए बेटा, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, द डिफरेंस बिटवीन रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 1 इक्वल टू 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन √5, स्ट्रिक्टली लेस देन √5, देन k बी एनी एलिमेंट ऑफ द इंटरवल। अब k का इंटरवल गिवन है -3 -2 यूनियन 2 to 3, -3 से 3, इसके अलावा -3 -2 यूनियन 2 to 3, और 4th ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से कर रखी है वो आराम से कर सकता है। मैंने आपको बताया था, दोबारा से रिवाइज करा दूं, x² bx प्लस c इक्वल टू 0 में अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा बीटा c/a और अल्फा माइनस बीटा √d/a का फॉर्मूला लिखाया था। बोलो लिखाया था नहीं लिखाया था? तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट की बात हो रही है, मतलब √d/a की बात हो रही है। अब आप यहाँ से √d निकाल सकते हैं। √d कैसे निकालते हैं? b² - 4ac, मतलब k² - 4ac अपॉन a कितना है? 1 इज लेस देन √5, स्ट्रिक्टली इसका मतलब लेस देन √5, लेस देन है तो मैंने यहाँ पे लेस देन लगा दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को? तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो k² - 4 लेस देन 5, k² लेस देन 9 और k² -9 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या क्या फैक्टर बन गया? यहाँ से बन गया k - 3 और k + 3 लेस देन 0। सबको पता है, इनइक्वालिटी में करवा रखा है, -3 + 3 प्लस माइनस प्लस, लेस देन के लिए क्या हो गया? -3 से +3 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपके फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को भी आप फटाफट फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो 5th क्वेश्चन है, अब ये किसी स्टूडेंट के लिए टफ हो सकता है, उसका टाइम ले सकता है अगर इसने अच्छे से स्टडी नहीं कर रखी तो।
देखिएगा वैसे टफ नहीं है। क्वेश्चन है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन में फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर द सेम रेशियो एज दोज ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सही होगा। एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट और इस इक्वेशन के रूट का जो रेशियो है वो इक्वल है। मतलब ये कि अगर इस इक्वेशन का रूट अल्फ़ा बीटा है और इसका जो रेशियो है अगर अल्फ़ा डैश बीटा डैश है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है बेटा, इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अब आप कहेंगे सर अल्फ़ा बीटा ये कैसे करें, यहाँ से अल्फ़ा डैश बीटा डैश कैसे करें। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए एक तो आपको ट्रिक बता रखी थी, उस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा सकते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश अल्फ़ा डैश माइनस बीटा डैश, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश क्या होता है बेटा, सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट अगर अल्फ़ा डैश बीटा डैश किसके मान रहे हो, इसके मान रहे हो क्या, तो सम ऑफ रूट कितना हो गया, माइनस का एल अपॉन अल्फ़ा डैश बीटा डैश क्या लिखाया था, डिफरेंस ऑफ रूट अभी बताया था, रूट डी बाई ए। तो रूट डी कैसे निकालोगे, एल स्क्वायर माइनस का 4m इक्वल टू, इधर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस का p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस का 4q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंड हावर के लिए छोड़ देंगे, सेकंड राउंड के लिए छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि अब आपको ऐसा इजी लग रहा है देख के, बट एग्ज़ाम में थोड़ा प्रेशर होता है, इसकी वजह से ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सेकंड हावर के लिए छोड़ना है। ये नहीं कि क्वेश्चन को करने लग जाओ आंसर का वेट करते रहो, ऐसा नहीं करना बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट राउंड में करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपन कई दिनों से कंटिन्यू कर रहे हैं, हर पेपर में आपको मिलता है, जो भी अपने टेस्ट होते हैं उन सब टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन वैल्यू पूछा है, वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयटा रूट 3/2 की पावर n -1 माइनस आयोटा रूट। आपको बताइए अगर कोई भी पेपर होता है इसमें हमेशा ये क्वेश्चन आपको मिलता है, n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको पता है कि सर ये जो वैल्यू है ये तो ओमेगा का और ये ओमेगा स्क्वायर का है। एक्चुअल में डायरेक्टली यही बोल दो ना कि ओमेगा की पावर n और ओमेगा की पावर 2n लिखा हुआ है, यही तो है। अरे ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n लिखा हुआ है। अब n जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो चलो 3 का नहीं तो 1 मान लेते हैं। अगर n का वैल्यू 1 मानते हैं तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटा। और सब प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। क्या आंसर हो गया बेटा, -1। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को फर्स्ट राउंड में बहुत ही अच्छे से और फटाफट कर सकते हैं। और अगर यहीं पे ऐसा लिखा हुआ होता n इज मल्टीपल ऑफ 3, n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या होता है बेटा आंसर, क्योंकि यहाँ भी फिर ओमेगा की पावर 3 और 6, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 आंसर क्या होता है आपका 2। क्या होता है बेटा 2। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करने वाले होते हैं और ये टोटल जब अपन 1 घंटे में करेंगे तो आपको लगेगा कि हर पेपर में 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको अपन फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगता आपको। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये नहीं कहता मैं कि पूरा पेपर देखो पहले और ऐसा करो, नहीं, आप फर्स्ट से शुरू हो जाओ। और
फर्स्ट से शुरू हो जाओ और बस ये दिमाग में रखो कि अगर पेपर करना है, जो हो गया उसको टिक मारते रहिए, और जो नहीं हो रहा इस पे आप 2 लिख दीजिए या सेकंड राउंड लिख दीजिए, या अपना कोई कोड वर्ड सेट कर लो कि जिसको आप दोबारा करना है इसको ये ऐसा करके छोड़ दीजिए कि इसको सेकंड राउंड में करना है। जो होता जा रहा है टिक लगाते जाइए, करते जाइए, और जो छोड़ना चाहते हैं अपना राउंड कर दीजिए। और ऐसे क्वेश्चन जिनको बिल्कुल कभी किया हुआ नहीं है, वो चैप्टर ही छोड़ दिया आपने, कभी हाथ ही नहीं लगाया, ऐसे क्वेश्चन को आप बॉक्स बना दीजिए, ऐसे करके छोड़ दीजिए। ये अपने दिमाग में कोई कोड वर्ड सेट कर लीजिए कि अपन को ऐसे ऐसे पेपरों को क्वेश्चंस को करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। जी 7th क्वेश्चन है, 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म, 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड, डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट कौन सा है 1 2 3, सच ए वे दैट डिजिट आर नॉट रिपीटेड, व्हाट इज द सम ऑफ 3 डिजिट, व्हाट इज द सम। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 3, 1 3 2 2, 1 3 2 3, 1 3 3 2, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ये इन चारों से, इन तीनों से जो टोटल नंबर्स बनेंगे उनका समीशन चाहिए बेटा। इन तीनों से कितने नंबर बनेंगे आपको, फैक्टोरियल 3 मतलब 6 नंबर्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे 1 2 3, इसके अलावा 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, इसके अलावा 3 1 2, 3 2 1। अरे बोलो ये तो बनेगा। इनका समीशन पूछा है, देखो 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 9, 9 और 2 11 और 12। इसका मतलब ये 2 आंसर तो वैसे भी कट गए, यूनिट प्लेस पे 12 आ रहा है, 12 कैरी 1। अब इनका भी तो 12 ही आएगा, अरे इनका भी 12 आएगा। देख लो, सेम डेटा है, 3 2 टाइम, 1 2 टाइम, 2 2 टाइम, तो 12 + 1 कितना हो गया 13। फिर यहाँ पे आएगा, इनका भी तो 12 आएगा, 12 + 1 कितना हो गया 13, तो 1332 आपका आंसर हो गया। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया आपका डी। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब चलो, ये तो इस पेपर की बात थी, इस क्वेश्चन की बात थी। स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे कि सर मान लो 4 डिजिट के लिए होता तो फिर आप ऐसे कैसे कर देते, क्योंकि 4 डिजिट के लिए जो टोटल नंबर बनते वो फैक्टोरियल 4 24 नंबर बनते, तो कैसे करते। तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, इसको आप आगे के लिए याद रख लें, सम ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले अगर n डिजिट हैं, n डिजिट या 3 डिजिट था, अगर n डिजिट है तो आप क्या करेंगे n-1 का फैक्टोरियल इनटू सम, जितने भी डिजिट है उनका सम करेंगे इनटू 1 1 1 डॉट 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 n टाइम, कितने टाइम n टाइम। इस फॉर्मूले को आप फॉलो करें। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो n नंबर ऑफ टर्म कितना था 3, तो 3 - 1 फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल इनटू सम 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6 इनटू 1 1 कितने टाइम आएगा, अगर 3 डिजिट है तो 3 बार आएगा, 2 डिजिट है 2 बार आएगा, तो इनटू 1 1 1, तो ये हो गया 12 इनटू 1 1 1, 12 इनटू 1 1 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1332। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, यस। अब थोड़ा सा टाइम मेरे को तो इसलिए लग रहा है बेटा क्योंकि मैं आपको हर चीज़ें कॉन्सेप्ट आगे के लिए क्या करना है वो सारी बातें बता रहा हूँ। अदरवाइज इन क्वेश्चनों को आप फर्स्ट राउंड में इजी वे में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन था। ओके बेटा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी फर्स्ट राउंड के होते हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द सम 0.3। अगर कोई स्टूडेंट इसको ट्रेडिशनल तरीके से करेगा तो इसको टाइम लग सकता है, बट अगर ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपका आंसर फटाफट आ सकता है। देखिएगा, इसकी मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ क्योंकि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन के अंदर ही है। देखिएगा, थर्ड ऑप्शन, आंसर जो होते हैं बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं बेटा। थोड़ा सा मिस्टेक किया,
गलत हो गया सारा का सारा सिस्टम। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए एग्जाम में। देखो यहाँ पे है इन टर्म्स का समीशन निकालना है, अगर n टर्म्स तक। अब n टर्म्स का मतलब है n टर्म के लिए लिखो। अब अगर मैं n की जगह 1 मान लूँ, मैं कहूँ कि ओनली n की जगह 1 है, इसका मतलब एक टर्म का समीशन है। n इक्वल टू 2 मान लें, इसका मतलब 2 टर्म का समीशन है। 1 मिनट, हाँ बेटा, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई बीच में। देखिए तो क्या था सिस्टम इसके अंदर कि n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 का मतलब है एक टर्म का समीशन, और एक टर्म का समीशन है 0.3। 0.3 का मतलब 1/10 भी अपन इसको लिख सकते हैं, सॉरी 3/10 भी इसको अपन लिख सकते हैं। तो अगर n इक्वल टू 1 रखने से 3/10 कौन सा ऑप्शन आंसर दे सकता है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो आप देखेंगे कि सर अगर n की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा 1 - 1/10, और 1 - 1/10 अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपका हो गया 10 - 1 9/10, और इंटू में यहाँ पे है n का मतलब हो गया 1, और बाहर है आपका 1/3। तो देखिएगा बेटा 1, तो 1/3 इंटू कितना हो गया 1 - 1/10, 10 - 1 तो 9 - 10 इंटू 1/3, तो ये 3/10। कहने का मतलब फर्स्ट आंसर ही आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए अगर ये सही हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 1/9 है, 1/3 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए ये भी नहीं बैठेगा। और यहाँ पे 2/9 है तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो इस तरह से आप टेक्निक के साथ बड़े से बड़े क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपके फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन था। ओके बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 8th के बाद में अपना आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को तो देखते ही, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखते हैं ना, अभी अपनी क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले टिक लगाते हैं। और मैं कहता हूँ आप ज़्यादा टाइम ख़राब करते थे उन क्वेश्चनों में, तो इन क्वेश्चनों में दिमाग नहीं लग पाता। पता ही इसका आंसर क्या होगा। अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है -2 -1 0 और 2। जनरली बच्चे क्वेश्चन देखने से पहले ही इसको और ज़्यादा ईजी समझ के अपने हिसाब से लग जाते हैं। कोई -ω² -ω2 लिख के करता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ये मल्टीप्लाई में आ गया और इसका वैल्यू होता है 0, तो ये मल्टीप्लाई में होकर कंप्लीटली इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। क्यों? क्योंकि 1 + ω² होता है 0, और 0 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब ये आपके पेपर्स में भी देखा हुआ है, शीट के अंदर भी है, और बच्चों को जनरली याद भी रहते हैं ऐसे क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ m टर्म ऑफ AP इज n, सम ऑफ m टर्म इज n और सम ऑफ n टर्म इज m, then what is the sum of m plus n term, सम ऑफ n प्लस n टर्म। ये आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, आपकी सीट में था सम ऑफ p टर्म इज q एंड सम ऑफ q टर्म इज p, व्हाट इज सम ऑफ p प्लस q टर्म। तो इसका आंसर आएगा -m प्लस का n। इसको आप कर सकते हैं, डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, सम ऑफ m टर्म और सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ m टर्म में आप फॉर्मूला लगाएंगे m/2 2a प्लस m-1 इंटू d इक्वल टू n, और n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू m। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a और d निकाल के कर सकते हैं। और अगर अच्छे से आपको याद है, अगर आपको जो क्वेश्चन करवा रखा है सीट में वो याद है तो आप करें, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप सेकंड राउंड के लिए छोड़ दें, सेकंड राउंड में करने के लिए छोड़ दें, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करें। अब मुझे पता है कोई बच्चा करेगा इसको तो डेफिनेटली इसका आंसर आ जाएगा, इसमें से माइनस करेगा, डी निकालेगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो, क्योंकि फर्स्ट ओवर में अपन को सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो 30 से 35 सेकंड या 30 से 40 सेकंड के अंदर हो जाए। ओके बेटा, यस। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया।
11th क्वेश्चन, देखिएगा, द मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 प्लस का 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 2। इसमें बोला मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 1 0 1 1 2 0 2 1, इस तरह के ऑप्शन है। पहले लिखा है मॉड्यूलस और उसके बाद में है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस आप जानते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर होते हैं। प्रिंसिपल आप जानते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए होता है। बट यहाँ पे ए अपॉन बी की फॉर्म में है, लेकिन ये कुछ फॉर्म मेरी जानी मानी फॉर्म है। आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा हूँ, मैं बार बार बोलता रहता हूँ 1 माइनस आयोटा की पावर 2 1 प्लस आयोटा की पावर 2। आपको अच्छे से याद होगा कि 1 प्लस आयोटा की पावर 2 होता है प्लस का 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा की पावर 2 होता है माइनस का 2 आयोटा। ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जैसे ही आपको ये दिखाई दिया तो आपने लिखा माइनस का 2 आयोटा, तो 1 माइनस माइनस 2 आयोटा, मतलब ये कट गया। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। तो 1 आ गया तो मॉडुलस भी क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब ये दो आंसर तो नहीं हो सकते, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो ये तो हो गया मॉडुलस। इसके अलावा थीटा की बात करें तो z इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा का थीटा कितना हो जाएगा? थीटा टेन इनवर्स 0 अपॉन 1 मतलब 0। तो आंसर कितना हो गया? 0। तो 1,0 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया? ए। तो ए आपका आंसर आ गया। ये भी फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन था। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 माइनस आयोटा ना हो के कोई और टर्म होता तो थोड़ा क्वेश्चन में टाइम लग सकता था, बट यहाँ पे 1 माइनस आयोटा की वजह से क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 12th क्वेश्चन पे देखो, आप ये मत सोचना कि सर इतना टाइम हो गया, अभी तक आप 11th क्वेश्चन तक पहुँचे हो। बेटा मैं आपको हर स्टेप को समझा के या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। बट आप लोग इन क्वेश्चंस को फटाफट कर सकते हैं। ओके बेटा, नाउ 12th क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, पढ़ो 12th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, if graph of quadratic polynomial lie entirely above x axis, the which one of the following is correct। ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा इस क्वेश्चन को। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करवाया था और 3 तरह के ग्राफ करवाए थे। ए ग्राफ पोलिनोमियल एक्स एक्स को टच नहीं करता, ए ग्राफ जो 2 जगह कट करता है, और ए ग्राफ जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करता है। ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को टच नहीं करता, इसका मतलब इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। सॉरी ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और इसके जो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स को कट नहीं करता और एक्स एक्स को कट नहीं करता, इसका मतलब इसके कोई रियल रूट नहीं है। तो बोथ रूट आर कॉम्प्लेक्स, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स है। इसको हम इमेजिनरी रूट भी बोलते हैं। इसके 2 रियल रूट हैं और इसका दोनों रूट सेम है। यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है बोथ द रियल रूट, सेकेंड है 1 रूट रियल एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स। ये तो गलत है, क्योंकि दोनों रूट या तो रियल होते हैं या दोनों इमेजिनरी होते हैं। सी लिखा हुआ बोथ रूट आर कॉम्प्लेक्स, तो इसका आंसर हो गया बोथ रूट आर कॉम्प्लेक्स, ये वाला हो गया। क्यों? कि अबाउट द एक्स एक्सिस लिखा हुआ है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था आपका 12th क्वेश्चन। ओके, 13th क्वेश्चन फिर से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। देखिएगा 13th क्वेश्चन लिखा हुआ है z प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 3, इंपॉर्टेंट है। और z+1 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1? ऑप्शन है 0, 4, 6 और 10। 0, 4, 6 और 10। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को आप अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो कर सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी नहीं आती तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो ये क्वेश्चन ओनली 10 सेकंड का है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिएगा आप कि z+1
प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखूं तो ये जो z+4 है, मुझे z+1 का वैल्यू चाहिए। तो आप बोलेंगे सर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है z1 + z2 का जो मॉड है दैट इज इक्वल टू लेस देन z1 + z2। ये वेक्टर में भी कर रखा है और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपने इनइक्वालिटी कर रखी है। और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी जब 3 इनइक्वालिटी बताई थी उसके अंदर। तो z1 + z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2। तो यहाँ पे जो z+4 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं z+4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से z+4 -3 लिख सकते हैं। अगर आपको z+1 का वैल्यू निकालना है z+1 इक्वल टू z+4 -3 कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको ऐसे लिख दो z+4 + -3। ओके, और इस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग वही z1 z2 हो गया तो इसको अपन लेस देन इक्वल टू z1 मतलब z+4 + -3। इस z+4 का वैल्यू आपको गिवन है 3, तो 3 + 3 दैट इज 6। इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो गया बेटा 6 हो गया। इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या मिल गया आपको 6 मिल गया। z+1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो गया 6 हो गया। इसको ऐसे ट्रिक से भी देख सकते हैं। ऐसे ट्रिक से क्या देखें, ये बोल रहा है कि तो z+4 का वैल्यू है या तो 3 या 3 से लेस होगा। इसका मतलब यहाँ z की जगह पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है। z की जगह पे मान लो आप लिखते हैं -1 तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। इसके अलावा -1 के आगे -2 रखें, -3 रखें, -4 रखें, -5, -6, -7 तो -7 तक रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब z की वैल्यू आप -1 से -7 तक रखते हैं। अब अगर -1 रखते हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 0 और -7 रखेंगे तो -7 + 1 क्या आ रहा है 6। इसका मतलब इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 6 आएगा। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ें तो भी आप छोड़ सकते हैं। ओके बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आप फटाफट पहुंच सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा 13 हो गए क्या? ओके, 14 क्वेश्चन देखिएगा। 14 क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन z² + इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z बार। z² इक्वल ट्वाइस ऑफ z बार। नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को भी आप सेकंड राउंड के लिए छोड़ दीजिएगा बेटा। ये 14 क्वेश्चन है, सेकंड राउंड के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छा है तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्चुअली में क्या है कि z इक्वल टू होता है x प्लस का आयोटा y। तो z² क्या हो गया बेटा x² - y² प्लस का 2xy आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z बार तो x - आयोटा y। अब कंपेयर करेंगे, रियल को रियल के इक्वल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² माइनस का y² इक्वल टू 2x। और इमेजिनरी की बात करें तो 2xy इक्वल टू माइनस का y माइनस का 2y, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ से देखिए एक बच्चे गलती कर देते हैं, y से y काट देते हैं। बेटा y से y मत काट देना, क्योंकि यहाँ से आपने xy इक्वल टू y किया है माइनस का, तो आप लिख सकते हैं y को कॉमन लेके x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 0 या x का वैल्यू -1। अब y का वैल्यू 0 है तो वो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या मिल गया x² माइनस का 2x इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या हो गया x - 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 और 2, इसका मतलब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 एक पॉइंट, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 0 दूसरा पॉइंट। और x का वैल्यू -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा x का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हो गया आपका 1 माइनस का y² इक्वल टू माइनस का 2। तो माइनस का 2 इधर आएगा y² इक्वल टू 3। क्लियर है, क्योंकि ये माइनस का 3 हो गया और y इक्वल टू √3 प्लस माइनस, मतलब ये कि x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू प्लस का √3 और माइनस का √3। तो ये टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 4। तो ऐसे क्वेश्चन ये टाइम लग सकता है, इसको 1 मिनट से ज़्यादा लग सकता है, 2 मिनट तक लग सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दें। क्लियर है बेटा? यस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, इफ कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो बेटा यहाँ पे बोला है कि एक एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं एक तो है कॉट ऑफ अल्फा और दूसरा है कॉट ऑफ बीटा। बताइए कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ऑप्शन है यहाँ पे c माइनस 1 अपॉन बी, 1 माइनस सी अपॉन बी, बी अपॉन सी माइनस 1, बी अपॉन 1 माइनस सी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या करना होगा देखिएगा। कॉट अल्फा प्लस बीटा पूछा है, बहुत से एग्जाम में टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा प्लस बीटा भी पूछा है। यहाँ पे आप दोनों चीज़ें समझें। एक्चुअल में कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो रूट्स गिवन है इसका मतलब है कि आप सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं यहाँ से, सम ऑफ रूट माइनस का बी और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए सी। और जब ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो यहाँ से हो जाएगा सी माइनस का 1 अपॉन माइनस का बी, मतलब 1 माइनस सी अपॉन बी, 1 माइनस सी अपॉन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में पहले ही सेट कर ले पेपर देख के कि फर्स्ट राउंड में कौन सा करना है और सेकेंड राउंड में कौन सा करना है। ठीक है बेटा, 15 तक अपन ने कर लिए, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट में करते हैं। थैंक यू।